जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 तो पहुंचे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत क्या उम्मीद कर रहा है G7 से। ऐसा क्या है जो भारत को G7 से चाहिए। G7 को तो भारत से बहुत कुछ चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, इंडिया के अलावा इटली ने 11 और डेवलपिंग नेशंस को बुलाया है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अगर डेवलपिंग नेशंस कोई बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि पाकिस्तान को वेस्टर्न ममालिक समझते हैं चाइनीज ब्लॉक का बंदा है। ये मुल्क तो चाइनीज ब्लॉक में है, हम इसको कैसे बुला सकते हैं? ये तो हमारे उसमें आते ही नहीं, रडार में नहीं आता। सो नरेंद्र मोदी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है? ये है सवाल। मिसाल के तौर पे सुनने में ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंडिया समझता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन जो बिजनेसमैन हैं वो इस गेम में दोबारा आ गए हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाहते हैं कि हमारी जो मैन पावर है उसका वेस्टर्न ममालिक इस्तेमाल करें, यूरोपियन यूनियन उसका इस्तेमाल करे, तमाम वेस्टर्न ममालिक उसका इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। देन सेकंड इज इंपॉर्टेंट चीज इज एनर्जी, जिसके ऊपर इंडियंस बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं। और वो अगर आप ये देखें, एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। एनर्जी ये है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम G20 ममालिक को ये ऑन बोर्ड लिया था कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसके जरिए हम अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें। इंडिया ये तो कह रहा है कि मैं तमाम यूरोप को एनर्जी बेचूंगा और बेच रहा हूं, क्योंकि इंडिया रशिया से एनर्जी लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, प्रोसेस करता है, अपना ठप्पा लगाता है, अपनी मशीनों से गुजारता है और अमेरिकन को और यूरोपियंस को कहता है अब अपनी गाड़ियों में डाल लो, अपनी फैक्ट्रियां चला लो इससे, और वो उससे अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो, इंडिया हैज़ बिकम अ प्लेयर इन दी एनर्जी, एनर्जी सेक्टर में प्लेयर बन गया है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बन गया है बिकॉज दे नो कि अब हमारी बारी आ गई है कि हम ये जो वेस्ट में लड़ाइयाँ उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में लड़ाइयों को फ़ायदा उठा रही है, इंडिया भी वेस्टर्न वर्ल्ड की लड़ाइयों को फ़ायदा उठा रहा है। दिस इज वॉट इंडिया इज लुकिंग। सो बी इट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी इट द एनर्जी, एंड फिर उस एनर्जी में आगे और भी उसकी बहुत सारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आपको पता है इंडिया ने बनाया हुआ। देन इंडिया को, लेकिन टेक्निकली तो इंडिया ये जो कार्बन एमिशंस जो हो रहे हैं उसमें भी ट्रांजिशन करना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर यही है। फिर अफ्रीका इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ इंडिया। इंडिया ये समझता है कि हमारे पास साउथ एशिया में तो हम वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अफ्रीका को एज ए कॉन्टिनेंट बेच सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे। बेचने से मुराद ये नहीं कि कोई इंडिया सेल कर देगा अफ्रीका को। बेचने से मुराद ये है कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है अफ्रीका में, हमारा जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर, विच इंडियंस आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन कंट्रास्ट और इन कंपैरिजन टू चाइना, उसको कैसे हम अच्छे तरीके से मार्केट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको माजी में भी बताया था कि इंडिया अमेरिका के डायलॉग हो रहा है अफ्रीका के ऊपर। इफ़ यू डोंट नो, इंडिया और अमेरिका का डायलॉग हो रहा है उसके ऊपर। सो इस चीज़ को ये समझते हुए कि अफ्रीका को कैसे, और आपको पता है अफ्रीकन ममालिक को इंडिया ऑलरेडी G20 की मेंबरशिप दिला चुका होगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका, एंड सबसे बड़ी चीज़ मेडिट्रेनियन। दैट्स वेयर जहाँ से इंडिया अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है। एनीथिंग गोइंग टू यूरोप नीड्स टू गो टू द मेडिट्रेनियन सी। और उसमें ज़ाहिर बात है इटली सबसे पहले आता है, ग्रीस आता है, उससे पहले वो सारी की सारी जो स्टेट ऑफ क्या नाम है उसका, वो है रेड सी है, देन स्विस कैनाल है, देन पीछे फिर गल्फ ऑफ ईडन है। ये वो यहाँ से होते हुए वो सारा वो जो कर रहे हैं।
सो मेडिटेरेनियन जो है और G7 की मीटिंग इसमें ये सारी प्राइमरी चीजें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं और उसके ऊपर बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना इसमें है सारे का सारा, और इंडिया और इटली बायलैटरल ताल्लुकात भी ज़ाहिर बात है डिस्कस होने हैं। सुनने में ये भी आया, पता ये भी चला है कि एमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जो हैं वो मोदी साहब से मिल चुके हैं और दोनों ने मुबारकबादें दी हैं बड़ी टिका की। और ऋषि सुनक खुद इलेक्शंस अभी उसने कॉल कर दी हैं और वो इंतज़ार कर रहा है कि काश मैं भी जीत जाऊं, पर वो नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर नहीं है। और वो जो नरेंद्र मोदी साहब की गेम है इटली के अंदर, इंडिया के अंदर सॉरी, कई इंडियंस तो समझते हैं इटली के अंदर भी अब हो गई है हमारी, कहीं उसको बड़े तरीके से पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, मोदी मेलोनी कुछ चीज़ कह रहे थे। बहुत सारे मैंने ट्वीट्स और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बहरहाल ऋषि सुनक मिले हैं और एमैनुअल मैक्रोन मिले हैं। मैक्रोन की क्योंकि वहाँ पे यू पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं, उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज़ हुई है। ऋषि सुनक भी इलेक्शंस की तरफ है, वो भी उनकी पोजीशन भी इस वक्त है। अब पता नहीं अगली G7 में ये दोनों आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। ठीक है जी, दोनों आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आ गया, हो सकता है बाइडेन इनमें से चला जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे सारा सिनेरियो है। कनाडा के अंदर भी इलेक्शंस हैं, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस हैं, फ्रांस के अंदर भी इलेक्शंस हैं, इंग्लैंड के अंदर भी इलेक्शन है, और कोई पता नहीं अगली G7 में ये चारों के चारों ही ना हो। मैक्रोन साहब 2 टर्म में वैसे कर चुके हुए हैं, बाइडेन की 1 टर्म है, कोई पता नहीं दूसरी में आता है कि नहीं आता। एक वो आपने सीन देखा है कि नहीं देखा कि वो सारे G7 के लीडर थे, ऊपर से एक आया पैराशूट आया तो बाइडेन एक और तरफ चले गए हैं और वहाँ पे जाके ताड़ियाँ मारन डे। बेचारा शरीफ आदमी, बुजुर्ग हो गया काफ़ी, उसकी एज हो गई है, वो सेकंड टर्म लड़ना चाह रहे हैं। पता नहीं हाउ द अमेरिकन वोटर्स विल रिस्पॉन्ड, लेकिन पावर एक बड़ी जालिम चीज़ है, कोई नहीं चाहता उसको छोड़ना, कोई उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता, जो मर्जी हो जाए। और अगर डेमोक्रेट के पास अब बंदा भी कोई नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बाइडेन के अलावा। बाइडेन जो है वो अब देखिए ना कि अगर बाइडेन भी अगली दफ़ा नहीं आता, सोनक भी नहीं आता, एमैनुअल मैक्रोन भी नहीं आता, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं आता, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं आता, तो फिर तो गए सिर्फ नरेंद्र मोदी सारी लॉट में अकेले ही बचेंगे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा है, उनके इलेक्शन में आई थिंक अभी टाइम है कोई, मेलोनी के रिसेंटली को 2 साल पहले, साल 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ है, लेकिन जितने को इटली में पार्लियामेंट बदलती है, जितने को प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, कोई पता नहीं क्या हो जाए वहाँ पे। लेकिन वो आई थिंक ये अपने पार्लियामेंट EU पार्लियामेंट वाले इलेक्शन भी वो जीत गई हैं। उनको सही आया है मज़ा, और फार राइट की गेम ऑन है इस वक्त। लेकिन आप देखें कि अब ये जो बल्कि साउथ अफ्रीका के ये जितने भी ममालिक हैं, ठीक है, वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं लूला, या टर्किश प्रेसिडेंट को भी सुना है इन्होंने बुलाया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तो ऑलरेडी हर जगह आजकल चीफ गेस्ट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ और पंजाबी साढ़े कहते ने ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ बंदूक रख के चलाते हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है ना वो हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये जो फैक्टर्स हैं कि एनर्जी की बात करो, मेडिटेरेनियन की बात करो, देन क्या उसे बोलते हैं अफ्रीका की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, ठीक है, और देन सबसे बढ़ के इस वक्त जो बात हो रही है वो माइग्रेशन पे हो रही है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये जो माइग्रेशन है ना, ये बड़ा एक तकलीफ दह अमल है। अभी आप देखें कि सारे के सारे जितने ममालिक हैं वो माइग्रेशन के हवाले, ये वेस्टर्न ममालिक बड़े परेशान हैं माइग्रेशन में। जहाँ जहाँ जंगें लगती हैं वहाँ से लोग निकलते हैं, वो फिर सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं। कभी वो किस तरीके आते हैं, कभी वो जहाज़ों से आते हैं, कभी वो डंकियाँ लगा के आते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, तो वो इन सारे ममालिक को बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिसेंटली देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने लेबनान को आई थिंक 2 बिलियन यूरो दिया है कि इन माइग्रेंट्स को, इलीगल माइग्रेंट्स को रोको। क्यों वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ से वो कश्तियों पे बैठते हैं, कश्तियों पे बैठ के वो पहुँच जाते हैं इटली, ग्रीस और इधर निकल जाते हैं। इसी तरह ये टर्की को भी पैसे देते हैं कि हाँ जी इन लोगों को रोको। टर्की क्या करता है कि टर्की अपने बॉर्डर से इन लोगों को निकाल देता है। इंडिया के लिए माइग्रेशन इज़ नॉट एन इशू, इंडिया के लिए मसले और हैं।
ठीक है ना जी। माइग्रेशन वेस्टर्न ममालिक की, क्योंकि इंडिया के तो लोग खुद माइग्रेशन के चक्कर में हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि हम इंग्लैंड पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, कनाडा पहुंचे। ऐसी बहुत सारी मिसालें जो है हमें माजी में मिली हैं कि वो खुद माइग्रेशन, कुछ लीगल माइग्रेशन होती है, कुछ इलीगल माइग्रेशन होती है। इंडिया को जो एडवांटेज है कि उनकी लीगल माइग्रेशन का साइज बहुत बड़ा है। और ये सारे ममालिक आप देखें ना, एक तरफ जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं, तो वो समझ ले गुजारा। और दूसरा ये कि इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स का भी एक एडवांटेज है, वो अपना काम करते हैं। हमारे तरह नहीं है, हमारे लड़के जाते हैं, वो मौलवी होते हैं, उत्थे जाके फैर मार देने, छुरे मार देने, चाकू मार देने, किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, किसी को कुछ करना चाहते हैं, किसी को कहते हैं तुम ऐसे हो, तुमने मुझे ये क्यों किया। वो फिर उनको पकड़ के, अगर आपको सब मुसलमान नजर आएंगे बिहाइंड एनी अनरेस्ट इन द यूरोपियंस वर्ल्ड, और अमेरिका कनाडा में कुछ भी अनरेस्ट बड़ी हो, पीछे मुसलमान होंगे। भले वो फ्रांस है, अफ्रीकन होंगे, पाकिस्तानी होंगे, इनको ज़्यादा शौक है कि वहाँ पे अपनी वो चीज़ें करने का। सो माइग्रेशन जो है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो सबसे, जो जिस चीज़ के लिए इंडिया को बुलाया जा रहा है पर्टिकुलरली और समझा जा रहा है, वो चाइना भी है। क्योंकि सारे के सारे यूरोपियन ममालिक समझते हैं इंडिया के लिए भी चैलेंज है, लेकिन इंडिया फॉर अ मोमेंट इससे फ़ायदा ही उठा रहा है कि चाइना की जो एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे देखा जाए, और फिर उसकी जो रशिया को सपोर्ट हासिल है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये अमेरिकन्स के पास पूरे के पूरे प्लान होते हैं कि हमने कैसे G7 को सेंसिटाइज़ करना है, क्या करना है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं, चाइना इज़ अनदर थिंग। इंडिया के लिए चाइना की डेफिनेशन और है, वेस्ट के लिए चाइना इज़ अनदर प्रॉब्लम। फॉर इंडिया, चाइना दे वांट टू कोएग्जिस्ट विद चाइना बिकॉज़ उनका उनसे कारोबार लिंक है। उनकी जो इकोनॉमिक मसले हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज देखिए ना, अगर इंडिया एक और चाइना के बायलैटरल ट्रेड बंद होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप देखें हर जो मुल्क है ना, वो पाकिस्तान पे प्रेशर करता है, जी चाइनीज़ को आपने बहुत अलाउ कर दिया है। भाई पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान क्या करे? गरीब मुल्क क्या नेगोशिएट करते हैं, मुझे बताएँ? हम क्या नेगोशिएट करें उनके साथ? अगर वो रशिया को सॉरी फ्रांस को, जापान को सस्ते लोन दे रहे हैं, हमें वो महँगे लोन दे रहे हैं, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, उनके पास चॉइस बड़ी है। चाइना तो चाहता है कि हमारी फ्रांस, जापान के अंदर और वेस्ट के अंदर हमारी इनग्रेस हो। हम जो है वो चाइना जाके तरले कर रहे होते हैं, चाइनीज़ उधर जाके तरले कर रहे होते हैं कि यार हमें इनग्रेस कराओ। तो जिधर जिस तरह का हिसाब होता है, जिधर जिस तरह का हिसाब होता है, वही चीज़ें होंगी ना। सो ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे लिए एट द मोमेंट जो चीज़ हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो G7 क्योंकि बड़े इश्यूज़ पे बात करता है, इंडिया अपने इश्यूज़ पे बात करने जा रहा है। इंडिया नहीं ज़्यादातर लंबी चौड़ी लिफ्ट कराता तमाम ममालिक। वो समझते हैं कि ये अगर हमने लिफ्ट कराई तो ये हमारे पीछे पड़ जाएँगे। आप देखें ना, इंडिया की डिमांड और बढ़ गई है। इंडिया की डिमांड कैसे बढ़ेगी? अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम न्यूट्रल हैं, हम यूक्रेन समिट में नहीं जाएँगे, स्विट्ज़रलैंड में। पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। ठीक है जी, हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे। ये 15 जून 16 जून को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, हालाँकि ये पाकिस्तान कह सकता था, जाना चाहिए था मेरी ज़ाती राय के अंदर तो, ठीक है। 15-16 जून को पाकिस्तान को चले जाना चाहिए था। हाँ, ईद हो रही है, ये मुझे पता है कि 17 को पाकिस्तान में ईद है, इसमें ये मैं समझता हूँ। कहते ईद है, हमारे लोग नहीं जा सकते। तो ये एक फैक्टर है। अब इंडिया इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा, इंडिया जाएगा वहाँ पे मेरा ख़्याल से। और लेकिन इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है जी, सुना है कि 190 मुल्कों को 160 मुल्कों को इनवाइट भेजा गया है, 90 ममालिक अटेंड कर रहे हैं, चाइना एब्सेंट है। सो ये चीज़ें तो फिर वो फ़ोर्स करती हैं दुनिया को हमें ये बताने के लिए हम चाइना ब्लॉक में हैं। इससे पहले आपको याद है कुछ दिन पहले जो रशियन एम्बेसी ने एक ट्वीट की थी कि पाकिस्तान ना जाए, यानी कि, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देख रहे हैं। थ्रेटन किया रशियंस ने हमें, और हम थ्रेटन हो गए। बस इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि ऑन रशिया थ्रेटन पाकिस्तान, क्यों रशिया ने थ्रेटन किया, क्या हुआ है? ये क्वेश्चन तो है। सो इंडिया की रेलेवेंस इंक्रीज़ हो जाती है।
अच्छा, हम यूक्रेन की कॉन्फ्रेंस पे नहीं गए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने $1 बिलियन का असला यूक्रेन को बेच दिया। बेचा तो यूक्रेन को है ना, अमेरिकन कंपनियों ने खरीदा, लेकिन बेचा यूक्रेन ने को है हमने। हमने अमेरिका को बेचा, अमेरिका आगे जितना मर्जी ले आए। हमने कोई अमेरिका को ये थोड़ी कहा कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन इट मीन्स कि जी आप हमें बताएंगे कि ये असला कहाँ चल रहा है। जिधर मर्जी चल जाए, भावें साढ़े खिलाफ ही चल जाए, की पता है, परवाह है। हमें तो चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू चाहिए यार, हमें नहीं चाहिए जो जो बातें की जा रही हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू चाहिए, बेशक वो असला हमारे खिलाफ ही चल जाए। बहरहाल जारी बात है, पाकिस्तान को और अमेरिकन की वो अंडरस्टैंडिंग थी, सही की है असला बेच के। हम हैं सिक्योरिटी स्टेट, तो क्यों ना भाई हम असला बेचें अपना, और हमारे पास है क्या बेचने के लिए, सच्ची बात तो ये है। बहरहाल अब ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अपने 4-5 टॉपिक्स के ऊपर टिक गए हैं। वेस्ट की डिमांड और है इंडिया से, ठीक है ना जी, वेस्ट की डिमांड बिल्कुल और है इंडिया से, इंडिया की डिमांड और है वेस्ट से। और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो, उनको ये पूरी स्टोरी सुनानी आती है, और वो स्टोरी जो सुनाएंगे, उस स्टोरी में उन्होंने सम हाउ कहीं ना कहीं पे ले आना है, अपने इंटरेस्ट को लेके आ जाना। अब मैक्रोन साहब जो हैं वो, आप यार इमेजिन करें द लेवल ऑफ इंक्रेज नरेंद्र मोदी हैज़ इन यूरोप, आप उस लेवल को ज़रा अंडरस्टैंड करें। अगर वो मैक्रोन से मिल रहे हैं, आप बाकी में सो आते ही आपको पता है फ्रेंच जो है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी एक्सेस दी हुई है उन्होंने इंडिया को। यार आप देखें, पिछले साल 14 जुलाई को नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। किसी भी डेवलपिंग कंट्री का प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाना बड़ी बात होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने को 15-20 राफेल का और ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा लो $6 अरब फाइन, आपने हमें इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट, ये लो $5-6 अरब खाओ पियो और हमारी मार्केटिंग करो। यही बात है ना। सो इंडिया की मार्केटिंग, और इंडियन जब फ्रेंच आते हैं इंडिया में, वो आके दे देते हैं। मैं 30,000 स्कॉलरशिप कह गए हुए वो, क्योंकि सारे यूरोपियंस जो हैं वो तो अब जॉब्स करते नहीं हैं, उनके पास सबके पास सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, वो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, काम जो है सारे नॉन यूरोपियंस करते हैं। सो ये चीज़ें तो हैं, दीज थिंग्स आर देयर ब्रदर, भाइयों बहनों। सो लेट्स सी अब इसमें से क्या निकलता है। और अदर देन दैट नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अभी टॉक जो है वो आनी है या क्वेश्चन की तरफ से, कि वो इश्यूज़ को कैसे देखते हैं, क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट आती है कि नहीं आती, क्या कोई कंसेंसस पैदा होता है कि नहीं होता, या ये होगा जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी वो उन उधर से आएगी G7 ममालिक की तरफ से, बाकियों को वैसे इनवाइट करके बता दिया कि यार हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारा हिस्सा बने। अब ये कल्चर भी मेरा ख्याल है इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। ये वैसे इंडिया ने तो नहीं, बाकी पहले ये G20 के 7 के हवाले से हो चुका था इंडिया को इनवाइट करना और मुल्कों को, लेकिन अब और मुल्कों को भी इनवाइट किया जाता है। बट इट्स एन एक्सक्लूसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लब, नोबडी वुड लाइक टू डिक्लाइन अदर देन मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ही डिक्लाइन किया और किसी ने डिक्लाइन नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि इन सारे ममालिक को मेरी ज़रूरत है। सो वो कहता कोई परवाह नहीं मुझे, मेरे मुल्क में हज हो रहे हैं, तो लिहाजा मैं नहीं आऊँगा। असल में तो स्टोरी ये है, लेकिन असल में एक और चीज़ है। वो मतलब कहते हैं कि हमें आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे के बुला रहे हो, हम ऐसे नहीं आते। जब हम इस काबिल होंगे कि हम G7 के मेंबर बनेंगे, हम तब आएँगे। असल में तो मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है। इसके ऊपर पहले भी हमने डिस्कशन की है। लेट्स सी क्या निकलता है और नरेंद्र मोदी की फाइनल स्टेटमेंट क्या आती है। लेकिन ये 5-6 चीज़ें जो हैं, मोदी साहब इज़ गोइंग टू टॉक। यूरोपियंस कुछ एक्सपेक्ट अलहदा करेंगे उनसे, मोदी साहब की एक्सपेक्टेशन और स्टाइल कुछ अलहदा है। सो ये एक कंट्रडिक्शन हमेशा रहता है। इसीलिए तो सारे वेस्टर्न कंट्री कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, कि हम इंडिया के साथ काम भी करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया रेजिस्ट भी बहुत करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया टू बी लाइक ए कंट्री लाइक पाकिस्तान और किसी और मुल्क की तरह हो, जिसको जो दिया है कर लो। जैसे हमने जो दुनिया के साथ नेगोशिएशन करते हैं, तो हम बस एट द रिसीविंग एंड होते हैं, हमें जो मिल रहा होता है हम ले लेते हैं। ये चीज़ें हैं। लेट्स सी। थैंक यू।